हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 11 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को भी प्रिपेयर करेंगे और साथ ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको उससे पता चले कि कौन से अकाउंट में कौन सी चीजें कब आती हैं। तो ये टेबल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। इसमें हमने दो कॉलम्स बनाए थे। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता तो क्या ट्रीटमेंट होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट का। एंड सेकंड कॉलम है कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन ना करने का जो ट्रीटमेंट है वो हमने पार्ट नंबर 10 में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी करती है और साथ ही एसेट को बेचने पर वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर भी करती है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एसेट अकाउंट पर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट पर एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पर। तो स्टार्ट करते हैं कि आपकी तीन एंट्रीज हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं और साथ ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी करते हैं। इन तीनों एंट्रीज की पोस्टिंग हमें करनी है जब आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करें। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सी एंट्री क्यों की जा रही है। तो सबसे पहली एंट्री है ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करने की टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये एंट्री तब पास की जाती है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो और आपने एसेट को सोल्ड भी किया हो। तो अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो तो आपकी एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस एंट्री के अंदर आप ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करते हो एसेट अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। देन आपकी सेकेंड एंट्री होती है जो एसेट आप सोल्ड कर रहे हो उसके टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये एंट्री आप तब पास करते हो जब आप एसेट को सोल्ड कर रहे हो और आपको जो एसेट सोल्ड की है उसका टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है एसेट को सोल्ड करने की, जो दोनों ही केसेस में सिमिलर है, चाहे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करो चाहे ना करो। सेकेंड एंट्री जो एसेट को सोल्ड करने की है वो दोनों ही सिचुएशन में कॉमन है, which is bank account debit to asset disposal account. Then थर्ड एंट्री आपकी प्रॉफिट और लॉस की होगी। अगर एसेट को बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसकी आप एंट्री करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर एसेट को बेचने से लॉस होता है तो इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, जिसमें आप लॉस की एंट्री करेंगे, विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इन एंट्रीज को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। पहले हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो नोट्स हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन नोट्स के अंदर हम देखेंगे कि एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को प्रिपेयर करते टाइम कौन से अकाउंट में कौन सी चीजें कब आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप एसेट अकाउंट को प्रिपेयर करते हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं जहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो तो उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए आप लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। देन अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो तो एसेट को सोल्ड करने पर जो भी एसेट आप बेच रहे हो उस पर लगाए गए टोटल डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हो एसेट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको याद रखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में तभी आता है जब आप जो एसेट बेच रहे हो उसका टोटल डेप्रिसिएशन आपको ट्रांसफर करना हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट के अंदर। देन हम जानते हैं कि एसेट को सोल्ड करने पर आप उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, जिसके लिए आप लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। देन अगर एसेट को बेचने से आपको लॉस होता है तो उसे भी आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
और अगर आप एसेट को बेचने से प्रॉफिट अर्न करते हो तो उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, जिसके लिए आप लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करते हो क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है, जिसे आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय बैलेंस सीडी। एंड देन ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखते हो टू बैलेंस बीडी। तो ये तो हो गया आपके एसेट अकाउंट का फॉर्मेट जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। नाउ हम देखते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हम जानते हैं कि अगर एक फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करती है तो जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं उस पर लगाए गए हर साल के डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन अगर आप किसी एसेट को सोल्ड कर रहे हो और आपने साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रखा है, तो उस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन आपको ट्रांसफर करना होता है एसेट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू एसेट अकाउंट। आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो हमने यहाँ पर टू एसेट अकाउंट लिखा है, इसमें जो अमाउंट आता है वो उस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन होगा जो आपने अब तक लगाया हो। यानी टू एसेट अकाउंट के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है जो भी एसेट आप सोल्ड कर रहे हो। इसके बाद अगर कोई एसेट फर्म के अंदर अभी बची हुई है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जिसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जिसके लिए आप लिखते हो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है जो आपका डेबिट साइड में निकलता है, जिसके लिए आप लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। एंड देन ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। इस तरह आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर तो हमने वो चीजें डिस्कस करी जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके थे कि किस तरह एसेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो। नाउ अगर एक फर्म इस जगह एसेट डिस्पोजल अकाउंट को भी प्रिपेयर कर रही है तो क्या चेंजेस आएंगे इन दोनों अकाउंट्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजों पर इफेक्ट आएगा जब आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर भी कर रहे हो और साथ ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। तो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि जब आप एसेट को सोल्ड करते हो तो सिचुएशन के अंदर आप एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करते हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसके लिए आप फर्स्ट एंट्री को भी देख सकते हो। ये फर्स्ट एंट्री तब पास की जाती है जब आप एसेट को सोल्ड कर रहे हो, जिसके अंदर हम एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहां पर आपने जो एसेट अकाउंट के अंदर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है और साथ ही बाय बैंक अकाउंट लिखा है, उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह हम लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। और अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू एसेट अकाउंट। तो ये तो आपका पहला इंपैक्ट हो गया कि एसेट को सोल्ड करने पर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर किया जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी आप एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इस एंट्री के अंदर हम जो भी एसेट आप सोल्ड कर रहे हो उस पर लगाए गए टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसके लिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो आपने डेबिट साइड में टू एसेट अकाउंट लिखा है उसको हटा करके हम लिखते हैं टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट और फिर इस वैल्यू को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लिखा जाता है।
इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट के। तो आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसमें जो वैल्यू आती है वो टोटल डेप्रिसिएशन होता है जिस भी एसेट को आप सोल्ड कर रहे हो। देन इसके बाद जब हम एसेट को बेच रहे होते हैं तो उसको बेचने की एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसकी हम पोस्टिंग करेंगे। आपको याद रखना है कि अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो तो उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए आप लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। देन थर्ड एंट्री आपकी प्रॉफिट की है कि एसेट को बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो आप क्या करेंगे। तो यहां पर आपकी एंट्री है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंट्री तब पास की जाती है जब आपको एसेट को बेचने से प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होने पर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं इस प्रॉफिट को, और अगर लॉस होगा तो इस लॉस को रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले जो आपने एसेट अकाउंट में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है उसे हम हटा देंगे और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो अगर एसेट को बेचने से लॉस होगा तो उसे आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर एसेट को बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसे आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट होता है, जहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद रखना है। इसको और बेटर समझने के लिए अभी हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये नोट समझ आ गए होंगे। अगर इन नोट्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ पर हम नोट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब इन नोट्स को और बेटर समझने के लिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन उस लाइन पर हम सभी डिटेल्स को लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 एसएच लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज प्लस IGST एट द रेट 12%। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2015 को एसएच लिमिटेड ने मशीनरी को परचेज किया 5 लाख रुपए में, जहां पर उन्होंने IGST को पे करना है एट द रेट 12% से। तो हम जानते हैं कि इसमें आपको GST को तो इग्नोर करना है। मेन आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख रुपए की मशीनरी को परचेज किया है, तो उसे हम लाइन पर लिखेंगे। ये आपकी फर्स्ट परचेज है। आपकी डेट आएगी 1 अप्रैल 2015 और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। देन क्वेश्चन में आगे लिखा है ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख प्लस IGST एट द रेट 12%। इसका मतलब है कि आपने 1 जुलाई 2018 को मशीनरी को सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपए पे, जहां पर आपने GST को कलेक्ट किया एट द रेट 12%। तो आपको GST को तो इग्नोर करना है। मेन चीज है कि आपने 1 जुलाई 2018 को मशीनरी को सोल्ड कर दिया फॉर ₹2 लाख। तो यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है। आप देख सकते हैं कि आपने एसेट को खरीदा तो 1 अप्रैल 2015 को है, पर बेचा उसे 1 जुलाई 2018 को है। यानी आपने एसेट को 3 साल यूज करने के बाद देन उसे 3 महीने और यूज करने के बाद बेचा है 1 जुलाई 2018 को। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर आपके क्लोज हो चुके हैं हम उनको लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम एसेट को जिस डेट पे सोल्ड किए हैं हम उसे लिखेंगे लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे 31 मार्च 2016। देन सेकेंड फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज होगा, जिसके लिए आप लिखेंगे 31 मार्च 2017। देन आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज होगा, जिसके लिए आप लिखेंगे 31 मार्च 2018। एंड देन इसके बाद फोर्थ फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने मशीनरी को 3 महीने और यूज किया एंड देन सोल्ड किया, तो आप यहां लिखेंगे 1 जुलाई 2018,
जहां पर आपकी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने एसेट को कौन से फाइनेंशियल ईयर में बेचा है। अगर आप इसे समझने में गलती कर दोगे तो आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो गलत निकल सकता है। आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि एसेट को कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेचा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। देन क्वेश्चन में आगे लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है जहां पर आपकी डेप्रिसिएशन की रेट है 10% और आपका जो मेथड होगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे लिखा है अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, कि आपके अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होते हैं। आगे लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और साथ ही मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को भी मेंटेन करना है। तो यहां पर हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ भी लिया और उसे हमने लाइन पर लिख भी दिया। अब हम लाइन को देखते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन उसके बाद लाइन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम फॉर्मेट बना चुके हैं। अब हम लाइन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइन पे सबसे पहले लिखा है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी को परचेज किया है फॉर ₹5 लाख और हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2015 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीस। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि फर्स्ट फाइनेंशियल के अंदर आपने और कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है, तो आप मशीनरी पर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आपने मशीनरी को पूरे 12 महीने यूज किया है फर्स्ट फाइनेंशियल के अंदर, तो आप पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे साल के एंड में। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। यहां पर हमने 12 महीने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपने मशीनरी को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे 12 महीने यूज किया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपके फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000 और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। इस तरह आपका फर्स्ट ईयर का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होता है। नाउ आप दोनों अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में निकलता है। तो आप मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आप डेबिट साइड टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में और कोई वैल्यू तो है नहीं, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज ही आ जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है जिसे आप डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीस। इस तरह आपका मशीनरी अकाउंट का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में निकलेगा। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस को निकालने का फॉर्मूला होगा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो यहां पर भी आपका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 ही आएगा क्योंकि डेबिट साइड में और कोई वैल्यू तो है। देन एक क्लोजिंग बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे
जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट आ जाएगा 50,000। इस तरह आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। नाउ हम सेकंड फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। सेकंड ईयर में भी आप देख सकते हैं कि आपने और कोई ट्रांजेक्शन तो किया नहीं है, तो आपको साल के एंड में डेप्रिसिएशन को ही चार्ज करना है। हमने सेकंड ईयर में भी एसेट को पूरे 12 महीने यूज किया है, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाएगा, विच इज 5 लाख रुपीज। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। और इसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। नाउ अगेन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे वापस से आपका क्लोजिंग बैलेंस सेम आ जाएगा 5 लाख रुपीज। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1 लाख रुपीज। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। इस तरह आपका सेकेंड ईयर भी कंप्लीट होता है। नाउ हम थर्ड ईयर को देखते हैं। तो थर्ड ईयर में भी आपने एसेट को पूरे 12 महीने यूज किया है, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हो, इसलिए पूरे 12 महीने का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही किया जाएगा, विच इज 5 लाख रुपीज। तो आपकी सेम इक्वेशन वापस से बनेगी 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। इसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। नाउ अगेन हम दोनों अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी अकाउंट का तो क्लोजिंग बैलेंस वापस से सेम आ जाएगा 5 लाख रुपीज, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करने पर आपका वापस से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 5 लाख रुपीज। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप डेबिट साइड में डेट लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। आप डेबिट साइड में डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,50,000। और इस क्लोजिंग बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। इस तरह आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट होता है। नाउ आपका सबसे इंपॉर्टेंट ईयर आ चुका है फोर्थ फाइनेंशियल ईयर, जिसके अंदर आप 1 जुलाई 2018 को एसेट को सोल्ड कर रहे हो फॉर ₹2 लाख। तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा उससे ध्यान से समझना।
सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि आपने मशीनरी को बेचने से पहले उसे 3 महीने और यूज किया है। तो यहाँ आप सबसे पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीनरी के ऊपर। आपकी इक्वेशन बनेगी 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। यहाँ पर 3 महीने हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपने मशीनरी को बेचने से पहले 3 महीने और यूज किया था। इसको सॉल्व करने पर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,500, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन और अमाउंट आ जाएगा 12,500। इसके बाद आपने 1 जुलाई 2018 को एसेट को बेच दिया 2 लाख रुपए में। और इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि एसेट को बेचने पर आपको अलग से एक अकाउंट मेंटेन करना है विच इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पर अब जो भी ट्रांजेक्शन आगे के किए जाएंगे वो सारे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में किए जाएंगे। वो किस तरह होंगे उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपकी एसेट मशीनरी है तो अकाउंट का नाम होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसमें कौन सी चीजें किस तरह आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफी सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि कौन सी चीजें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएंगी जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। तो यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम जो एसेट आप बेच रहे हो उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे। आपकी हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसका प्रोसीजर आपका सेम है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ एसेट की कॉस्ट लेंगे विच इज 5 लाख रुपीज। देन हम कॉस्ट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, यानी अब तक एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन लगाया गया है उससे आप लेस करेंगे, जिसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखते हैं। तो आपने एसेट पर अब तक 4 बार डेप्रिसिएशन लगाया है। फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर 50,000 एंड देन 4th ईयर के अंदर 12,500। तो इन सब का टोटल हम लेस करेंगे विच इज 1,62,500। नाउ कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने पर आपकी बुक वैल्यू आती है, यानी आप 5 लाख रुपीज में से लेस करेंगे 1,62,500, जिससे आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी 3,37,500। एंड देन बुक वैल्यू में से हम लेस करेंगे सेल प्राइस ऑफ एसेट विच इज 2 लाख। यहां पर आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है सेल प्राइस से, यानी आपको एसेट को बेचने से लॉस हुआ है। तो अगर आप 3,37,500 में से लेस करते हैं 2 लाख तो आपका लॉस आ जाएगा 1,37,500। इस तरह आपका प्रोसीजर कंप्लीट होता है। नाउ इस प्रोसीजर में ही मैं डिटेल्स को लिख रहा हूं जो आपको काफी हेल्प करेंगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को कंप्लीट करने में जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कॉस्ट को हम 2 अकाउंट्स में लिखेंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट में और दूसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। देन जो आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है वो भी 2 जगह आएगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर और एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। बुक वैल्यू को हम कहीं नहीं लिखेंगे, जो आपकी सेल प्राइस है उसे हम सिर्फ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे, और जो आपका एसेट को बेचने से लॉस हुआ है वो भी सिर्फ एक अकाउंट में आएगा विच इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पर आपको इन डिटेल्स को अच्छे से याद रखना है, ये काफी हेल्पफुल है। आपको यहां पर याद रखना है कि जब आप एसेट को बेच रहे हो और आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो, साथ ही आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो, तो एसेट को बेचने से कौन सी चीजें कहां पर आएंगी। आपकी कॉस्ट 2 जगह आएगी, मशीनरी अकाउंट के अंदर और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। आपका डेप्रिसिएशन भी 2 जगह आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। सेल प्राइस आपका 1 जगह आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, और प्रॉफिट और लॉस भी आपका 1 जगह ही आता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ना हम एक एक करके सभी चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एसेट की जो कॉस्ट है 5 लाख रुपीज उसे 2 जगह लिखेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एसेट को सोल्ड करने पर
एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसे ट्रांसफर किया जाता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आप मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीस। और सेम अमाउंट को हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीस। तो यहां पर आपकी कॉस्ट आ गई दो जगह, एक तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में, जो आपको अच्छे से याद रखना है। सिमिलरली हम डेप्रिसिएशन को भी दो जगह लिखेंगे। सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और अमाउंट आएगा 1,62,500 और ये सेम अमाउंट आपके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 1,62,500। इस तरह आपकी यहां पर भी दो चीजें हो गई कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो दो जगह आता है, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके बाद आपकी सेल प्राइस आ गई 2 लाख रुपए की, तो इसे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए आप डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीस। इसी तरह आपका लॉस भी एक जगह ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एसेट को बेचने से लॉस हुआ है, इसलिए हम इसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अमाउंट आ जाएगा 1,37,500। इस तरह आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट होता है। तो आपको वर्किंग नोट में जो चीजें लिखाई हैं उन्हें अच्छे से याद रखना, नोट्स में भी लिख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन के अंदर आगे और कुछ रहा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और एसेट है नहीं जिसपे आपको डेप्रिसिएशन लगाना हो, तो ना ही आगे क्वेश्चन के अंदर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा और ना ही हम मशीनरी अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ सभी अकाउंट्स के टोटल करने हैं। सबसे पहले अगर आप मशीनरी अकाउंट का टोटल करोगे तो वो 5 लाख रुपीज आएगा, जिससे अकाउंट पूरी तरह क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे, जो आएगा 1,62,500। इससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का टोटल करेंगे, विच इज 5 लाख रुपीज, और इस तरह आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर इस क्वेश्चन में कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस तरह आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैंने डेप्रिसिएशन को टोटल 11 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। इसमें मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट के चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है उन सभी को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक रह गया है या कोई और क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.